हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। जी, ये एनएलएम का हो गया, आप लोगों ने कर लिया प्रैक्टिस? कल टेस्ट है ना? गुड इवनिंग लवकुश। जी मानसी, हो गया? गुड इवनिंग लव। पीवाई क्यू कर लिया आप लोगों ने? जी, पूर्वा, आफ्ताब, अलीसा, मानसी, आसिया। यस सर। जी बेटा, आप लोगों ने पीवाई क्यू कर लिया? पन्ना? यस सर। यस सर। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आलिया। जी आलिया, आपके हो गए प्रैक्टिस वगैरह जो एनएलएम का था? फिर कोशिश यस करो आप सर। लोग। कोशिश करो ना 140 प्लस लाने का फिजिक्स में, ठीक है? यस सर, 140 डीपीपीज प्लस कर लाने रही का। हूँ। ठीक है, डीपीपी पीवाईक्यू भी करके उसके बाद टेस्ट में अपियर होना है ना? ओके सर। ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। ओके, कुछ पूछना तो नहीं ना आप लोगों को? क्योंकि आज हम लोग नए चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नए चैप्टर नहीं, वो एंथलम का ही पार्ट है, वो फ्रिक्शन है ना? तो सर कल के टेस्ट में फ्रिक्शन भी आएगा या फिर जस्ट जितना हुआ है? हाँ, पर नहीं, फ्रिक्शन के नहीं आएंगे उसमें। ठीक है, फ्रिक्शन के नहीं आएंगे उसमें। ठीक है, जो अभी तक हुआ ओके है ना सर। वही आएंगे। ओके। हाँ जी आफ्ताब। सर जो हमारा सेकेंड एमटी होगा तब तक हमारा एनएलएम पूरा हो जाएगा। एनएलएम तो हो गया ना, फ्रिक्शन अलग पार्ट है। ठीक है, यस एम की सर, जो फाइव, फ्रिक्शन जो हो जाएगा पूरा सर। नहीं, 5 को, 5 को है ना एम की, यस सर। तो 5 को फ्रिक्शन नहीं आ रहे हैं ना, एनएलएम तक ही आ रहे हैं ना? ओके सर, यही पूछना था ना क्योंकि डाउट हो रहा है। अब तो टेस्ट प्लानर चेंज हो गया ना, डेट तो शायद सिलेबस भी चेंज हो गया, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी फ्रिक्शन नहीं आएगा उसमें, एनएलएम तक ही आएगा। ठीक है, 5 के अगले शायद 11 या 12 को है ना, उसके उसमें आएगा फ्रिक्शन। ठीक है। चलो 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? आने दो।
हेलो। यार बहुत कम लोग आए हो, क्या बात है, 13 लोग ही आए हो आप लोग। जी, इतना कम अटेंडेंस क्यों है आज? सर पता नहीं, नो सर पता आइडिया। चलो, कोई ना। के स्क्रीन शेयर हो गया? यस सर। यस सर। चलो, ठीक है। चलो, आ जाते हैं एनएलएम। तो मैंने पहले भी बोला है कि एनएलएम जो है वो, सॉरी, फ्रिक्शन जो है वो एनएलएम का ही पार्ट है, ठीक है, कोई नया चैप्टर नहीं है, ठीक है। ये एक तरह का नया फोर्स आएगा इसमें, ठीक है। जब एनएलएम में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग टाइप ऑफ फोर्स हमने पढ़ा, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल पढ़ा, ठीक है। नहीं क्या, ठीक है? जैसे कि हमने नॉर्मल पढ़ा, ठीक है, टेंशन पढ़ा, ठीक है, नॉर्मल हो गया, टेंशन हो गया, वेट हो गया, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है? तो ये सब फोर्स थे, तो उसी में एक और आता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है। इसी में एक और आ जाता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो फोर्स ही है, कोई नया टॉपिक नहीं है। अगर हम बात करें तो वो एनएलएम का ही पार्ट है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन देखो, एनएलएम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो क्या होगा कि उसमें वो फ्रिक्शन भी मिक्स कर देगा, ठीक है। जैसे हमने अभी तक एनएलएम का जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसमें अलग अलग फोर्स एक साथ आ जाते थे, नॉर्मल, टेंशन, वेट वगैरह एक साथ आ जाते थे। तो उसी में क्या होगा कि एक नया टर्म फ्रिक्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बात करें तो होता क्या है कि दो सरफेस के रफ होने के कारण, ठीक है, मैं ऐसे पहले बतला देता हूँ कि फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। यानी जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आते हैं ना, दो सरफेस जब कांटेक्ट में आते हैं, और उस दोनों सरफेस में अगर मान लो कि या तो टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, ठीक है, तो दोनों सरफेस के बीच टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, यानी बॉडी जो है, बॉडी का टेंडेंसी हो कि एक के ऊपर दूसरा स्लाइड करने का टेंडेंसी हो, कि मान लो कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक है, या एक ब्लॉक मान लो अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, एक ब्लॉक मान लो कि अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लो अर्थ से ये कांटेक्ट में है, ठीक है, अर्थ का सरफेस और इस ब्लॉक का सरफेस जो है वो कांटेक्ट में, नीचे वाला सरफेस, ठीक है, वो कांटेक्ट में। तो अगर तुम इस पे फोर्स लगाओगे, जैसे तुम इस पे फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा कि इस ब्लॉक और अर्थ में एक रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी आ जाएगा, ठीक है। इस ब्लॉक और इस मास अर्थ में एक रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी आ जाएगा। जैसे ये स्लाइड करना चाहेगा तो एक फोर्स फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन तभी लगता है जब दो बॉडी के बीच रिलेटिव मोशन हो या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, ठीक है। मान लो कि हम फोर्स लगा रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहा है अभी, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो इसका टेंडेंसी हो जाएगा कि ये आगे बढ़े, ठीक है। इसका मास का टेंडेंसी होगा कि फोर्स के कारण वो आगे बढ़ना चाहेगा, ठीक है। तो जैसे ही टेंडेंसी होगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि फ्रिक्शन जो है वो अपोज, फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज नहीं करता है, ठीक है, रेदर इट अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ब्लॉक, ठीक है। ये जो है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ब्लॉक को वो अपोज करता है, ठीक है। रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ब्लॉक, इट डज नॉट अपोज मोशन, ठीक है, ये मोशन को अपोज नहीं करता। हमेशा याद रखना कि इट अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडी, ठीक है। यानी दो बॉडी के बीच अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है, दो बॉडी के बीच अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, तब वो फ्रिक्शन उस दोनों के बीच लगेगा, ठीक है। तो अगर हम कॉज ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो इसमें दो कॉज आते हैं। एक तो ओल्ड भी, कि पहले के लोग क्या सोचते थे, अब हम लोग क्या सोच रहे हैं फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। तो पहले की बात करें तो पहले माना जाता था कि बॉडी के बीच, देखो, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे ना कोई बॉडी के,
ठीक है। तो वो इस तरह के शेप का दिखेगा, वो प्लेन नहीं। मान लो कि हम लोग ब्लॉक बना लेते हैं इस तरह से ब्लॉक, तो हम लोग प्लेन सरफेस बना लेते हैं नीचे वाला, ठीक है, कहीं भी। तो कोई भी सरफेस तुम देखोगे ना, माइक्रोस्कोप वगैरह से देखोगे, तो वो प्लेन नहीं लगेगा, वो थोड़ा रफ इस तरह का शेप लगेगा, ठीक है। वही सेम चीज है कि अर्थ के ऊपर, मान लो कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ, तो अर्थ का भी जो सरफेस है वो प्लेन नजर आ रहा है ना, वो प्लेन नहीं, वो कुछ ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो दो बॉडी है, बॉडी ए बॉडी बी। तो पहले के लोग मानते थे कि इस दोनों के इंटरलॉकिंग के कारण, ठीक है, इस सरफेस का रफनेस, मान लो कि ये इसमें आकर फंस गया, मान लो, ठीक है, इंटरलॉक हो गया इस तरह से, मान लो, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो एक बॉडी ये हो गया, दूसरा बॉडी ऐसा इसमें आके मान लो ये ऐसे। तो इस इंटरलॉकिंग के कारण क्या होगा कि फ्रिक्शन आगे हो गया, ठीक है, इस इंटरलॉकिंग के कारण इसमें फ्रिक्शन लगेगा। तो ये पहले के लोग ऐसे मानते थे, पहले के साइंटिस्ट ने पहला जब व्यू दिया तो यही था कि इंटरलॉकिंग के कारण जो है फ्रिक्शन आता है, ठीक है। तो अगर हम ओल्ड व्यू की बात करें, मॉडर्न व्यू की बात करें, तो मॉडर्न व्यू को बोला गया कि दो बॉडी के बीच, मान लो कि दो बॉडी जब कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, दो बॉडी जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वो आपस में जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाता है, मान लो कि एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी ये, तो ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस हो जाता है, मान लो दो ब्लॉक इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं इतने करीब आ जाते हैं, इतने करीब आ जाते हैं, ताकि जो होता क्या है कि इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्शन करने लगते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, जो भी चार्ज वगैरह होगा, ठीक है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, इस दोनों के बीच जो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगने लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। उसी के कारण क्या होगा कि तुम अगर इस पे फोर्स लगा के खींचोगे तो ये फोर्स के कारण ये बंध जाते हैं, ठीक है। तो जो मॉडर्न व्यू है वही यही है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो होता है वो फ्रिक्शन फोर्स लगते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये था। अब देखते हैं फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो ध्यान देना, हमेशा फ्रिक्शन को एज ए चैप्टर नहीं मानना, एज ए फोर्स मान के पढ़ना, ठीक है। समझना कि एनएलएम पढ़ रहे हैं, उसमें एक नया फोर्स आ रहा है, ठीक है, एज ए चैप्टर नहीं समझना इसको, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ओनली ऑन द एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द कांटेक्ट पार्टिकल ऑफ कांटेक्ट सरफेस, यानी दो सरफेस के बीच जो एरिया कवर किया गया है, मान लो कि एक अर्थ है, ठीक है, और इस ब्लॉक का ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, एरिया ऑफ कांटेक्ट वो इतना ही एरिया कांटेक्ट जाएगा ना। मान लो कि इस तरह का ब्लॉक है, तो ये मान लो कि क्यूबिकल ब्लॉक है, तो क्यूबिकल ब्लॉक अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, तो इसका जो एरिया कांटेक्ट में है, ये एरिया कांटेक्ट में रहेगा ना, है कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, ये एरिया कांटेक्ट में रहेगा, ना कि ये एरिया इधर एरिया, ये ऐसा नहीं कि पूरा सरफेस एरिया लेगा। तो जो एरिया कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है, अर्थ का भी इतना ही एरिया कांटेक्ट में रहेगा और इस क्यूब का भी इतना ही एरिया, ठीक है। तो यही एरिया ऑफ कांटेक्ट पे ही फ्रिक्शन डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया कवर्ड बाय द बॉडी। इस पे नहीं, ऐसा नहीं मानना कि पूरा बॉडी का एरिया, ठीक है। तो ये नहीं गलती करना कि पूरा बॉडी का एरिया लेना है। तो जितना एरिया कांटेक्ट में होंगे ना, वही एरिया पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जो होते हैं वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, और फ्रिक्शन फोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है ना। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एक्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रिक्शन की बात करें तो वो नॉर्मल पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा नॉर्मल होगा, ठीक है। देखो नॉर्मल क्या डिसाइड करता है कि नॉर्मल कोई भी बॉडी के बीच जितना ज्यादा होता है ना, तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो बॉडी उस बॉडी से दूसरे बॉडी से उतने अच्छे से कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है। यानी मान लो कि दो ब्लॉक के बीच नॉर्मल अगर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक के बीच अगर नॉर्मल ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल ज्यादा आने का मतलब कि वो आपस में अच्छे से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर नॉर्मल कम आ रहा है तो इसका मतलब कि वो कनेक्टेड अच्छे से नहीं है। अगर नॉर्मल जीरो आ गया तो दोनों बॉडी के बीच कॉन्टेक्ट छूट गया है। हम लोगों ने वहां पे बात किया था ना, न्यूटन्स लॉ में ये। बोलो। यस सर। ठीक है। तो यस सर। नॉर्मल, हम्म
तो जितना ज्यादा नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल जितना ज्यादा होने से ये मतलब कारण होता है इसका, ये मतलब होता है कि उतना ज्यादा अच्छे से कांटेक्ट में वो उसका उस सरफेस से उतना ज्यादा अच्छा कांटेक्ट बना हुआ है, ठीक है। अगर नॉर्मल कम कम हो गया मान लो, तो उसका हम बोलेंगे कि उस बॉडी से कांटेक्ट उतना अच्छा नहीं है उसका, ठीक है। अगर नॉर्मल जीरो हो गया तो कांटेक्ट छूट गया, यानी नॉर्मल जीरो होने का मतलब कि दो बॉडी आपस सेपरेट हो गए, उस दोनों के बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल को हम कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं, कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं और प्रेसिंग टेंडेंसी होता है तो नॉर्मल लगता है, ठीक है। तो वही, अब देखो जितना ज्यादा वो कनेक्टेड रहेंगे दो बॉडी, जितना अच्छे से कांटेक्ट में रहेंगे, तो फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा लगेगा। तो वही चीजें लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स होते हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स वो नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जो होते हैं वो नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रख लेना आप लोग, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जो होंगे वो नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो ये, अब हम देखो नॉर्मल, तो सबसे पहले अब हम बात करें कि फ्रिक्शन जब हमें निकालना होगा, जब हम फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे तो उससे पहले हमें नॉर्मल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा बहुत नॉर्मल देख लेते हैं कि दो सरफेस जब कांटेक्ट में है तो उस दोनों के बीच नॉर्मल कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल बात, अगर हम सिंपल एक सिस्टम लेकर चले कि एक ब्लॉक है, सॉरी, एक अर्थ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, तो इस पे नॉर्मल क्या लगेगा, बता सकते हो ना। mg। नॉर्मल इक्वल टू एम जी आएगा, ठीक है। हाँ, तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी आएगा। अगर एक ऐसा ले लेते हैं कि मान लो कि एक ब्लॉक है, उस एम मास का ऊपर से भी तुम एक फोर्स लगा दिए, ठीक है। अब नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो माइनस नहीं बेटा, mg माइनस एफ। हाँ, एम जी प्लस एफ, एम जी प्लस एफ, फोर्स नीचे लगा रहे हो ना, यस सर, यस सर। तो ऊपर वाला फोर्स तो नॉर्मल है, नीचे का फोर्स एफ प्लस एम जी ना, यस यस सर। सर। ठीक है। तो ये वाल से हमने एक ब्लॉक को एफ फोर्स लगा के ऐसे पुल किया है, ठीक है। इस केस में बता सकते हो, बोलो, यस सर, यही होगा। यस सर। नीचे होगा तो ना, mg। ठीक है। नीचे तो mg लगेगा, और mg को इसको कोई रोकने वाला होगा, वो फ्रिक्शन वगैरह रोकेगा। अभी हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन वगैरह की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई, ठीक है। बताओ इसमें, सर इसमें mg माइनस एफ। नहीं बेटा, गलत है। सर इसमें सर कंपोनेंट लिखते एफ हैं। साइन थीटा सर कंपोनेंट लेंगे, लेके करेंगे। हाँ हाँ हाँ, mg सर प्लस mg एफ प्लस साइन एफ साइन थीटा। mg माइनस mg mg प्लस एफ साइन साइन थीटा। थीटा mg प्लस प्लस एफ mg साइन प्लस थीटा एफ साइन प्लस थीटा, एफ साइन थीटा एम आएगा साइन थीटा, mg प्लस। mg प्लस f साइन सर एफ थीटा। साइन एफ थीटा साइन एफ थीटा, साइन थीटा। ठीक है। क्योंकि तुम इसका जब कंपोनेंट लोगे, है ना, हम्म, ये सब तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी अभी जस्ट पढ़ के आए हैं ना। ये ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो तुम देखोगे तो इस पे इधर लगेगा एफ साइन थीटा, ठीक है। नीचे इसका वेट और ऊपर नॉर्मल, ठीक है। तो नीचे का दो फोर्स है, वेट प्लस एफ साइन थीटा, और ऊपर नॉर्मल, तो नॉर्मल इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस वेट, है ना, यस सर। ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से,
सर mg माइनस f sin mg थीटा माइनस f sin थीटा। mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है बेटा। इसमें बताओ। सर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, बस स्लाइड हो रहा है ये नीचे। ये स्लाइड मतलब कुछ भी बोले, ये अगर रुका हुआ भी है तो स्लाइड भी हो रहा है तो नॉर्मल सेम ही आएगा। क्या आएगा? सर तो फिर नॉर्मल आएगा mg प्लस mg cos थीटा। mg प्लस mg cos थीटा नहीं, mg cos तो थीटा mg का तो कंपोनेंट निकलेगा ना, mg mg बचेगा ही cos नहीं। थीटा। ठीक है mg तो बचेगा ही ना। mg का दो यस सर, कंपोनेंट लोगे, एक इधर mg साइन थीटा और इधर mg cos थीटा। यस अब तो सर। ये mg है ही नहीं ना, और इधर नॉर्मल लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर लग के, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। mg cos थीटा सर। है ना। चलो तो ये हमने नॉर्मल का केस देख लिया, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम फिर बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में, अगले टॉपिक। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो दो टाइप के जनरली होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। एक और आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई टाइप नहीं है, वो स्टैटिक का ही मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो नाम से ही पता चलता है, स्टैटिक मतलब हुआ रुका, ठीक है। कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो उसको हम स्टैटिक बोलेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगी? मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है और उस बॉडी का टेंडेंसी तो है कि मूव होने का, ठीक है। कोई बॉडी है, उसका टेंडेंसी तो है कि मूव हो, लेकिन वो मूव नहीं हो रहा है। मान लो कि तुम एक बड़ा सा, मान लो चंक है, ठीक है, उस चंक को तुम मान लो धक्का दे रहे हो, ठीक है, वो तुमसे मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, वो तुमसे मूव नहीं हो रहा। तो मूव नहीं हो रहा है, उसका कारण कोई ना कोई अपोज करने वाला होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, एक मेरे पास मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, ये मास का ब्लॉक है। कोई पर्सन यहाँ से इसको धक्का दे रहा है, ठीक है, कोई पर्सन यहाँ से इसको धक्का दे रहा है, मान लो, ठीक है, यहाँ पे खड़ा होके इसको धक्का दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो धक्का दे रहा है मतलब ये एक्चुअली क्या कर रहा है, इस ब्लॉक पे आगे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है कि नहीं। ये मान लो इस पे धक्का दे रहा है, एफ फोर्स लगा के, यानी इस पे फोर्स एफ लगा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या होना चाहिए कि एफ इक्वल टू एम ए, और इससे ए इसके पास एफ बाई एम आ जाना चाहिए। जैसे ही एक्सलरेशन आएगा, एक्सलरेशन आने से क्या होगा, ये मूव करना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, हैवी टैंक है, मान लो ये नॉट मूव नहीं कर रहा है, नॉट मूविंग, ठीक है, नॉट मूविंग, तब तो न्यूटन्स लॉ गलत हो गया। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो इसको रोकने वाला कोई फोर्स होगा ना। मान लो कि एक सेम इक्वल फोर्स, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे, है ना, तभी ये नहीं मूव होगा, है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ अगर इस पे एफ फोर्स लगा तो इसके पास एक्सेलरेशन एफ बाई एम आना चाहिए, और इस एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी आ जाना चाहिए। वेलोसिटी भी इक्वल टू यू प्लस है, कि मान लो इनिशियली रेस्ट पे भी है तो टाइम अगर बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी आ जाना चाहिए, और ये मूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये मूव नहीं कर रहा है, यानी कि इस पे कोई ना कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, उसको उसी को हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि इसको फ्रिक्शन रोक रहा है कि नहीं। यस तो सर। इसमें क्या था, इसमें एक्चुअली क्या था, ये एक्चुअली मूव नहीं कर रहा था, लेकिन इसका टेंडेंसी था, इस ब्लॉक का जो है टेंडेंसी था, इस ब्लॉक का टेंडेंसी था कि ये आगे की तरफ मूव करे, है कि नहीं, ठीक है। इसका टेंडेंसी यस था, सर। इसका टेंडेंसी था इस डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ मोशन था इसके पास, ठीक है, और इस डायरेक्शन में टेंडेंसी ऑफ मोशन था, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग जाएगा, और ये फ्रिक्शन जो होगा वो एफ के इक्वल ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखो फ्रिक्शन एफ से अगर छोटा हुआ तब तो नेट फोर्स इधर आ जाएगा, ये मूव करना चाहिए। अगर फ्रिक्शन मान लो एफ से बड़ा हो गया तब तो नेट फोर्स इधर आ जाएगा। ऐसा तो नहीं ना कि हम धक्का इधर दे रहे हैं, बॉल कोई चीज पीछे जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना, है कि नहीं। हाँ जी, बोल दो, बोला जाओ। यस तो सर। ये जो आपने लास्ट में बताया फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स, ये एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो कर रहा हूँ। तो देखो, अगर इस पे एफ फोर्स लग रहा है, इसके पास टेंडेंसी ऑफ मोशन तो है लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है,
ये मूव नहीं कर रहा है, तो अगर इस पे जो पर्सन था वो एफ फोर्स मान लो लगाया इसने, ठीक है, एफ फोर्स लगाया, तो ये मूव कब नहीं करेगा? ये मूव तभी नहीं करेगा जबकि उस पे एक इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए, यानी इस फोर्स के इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे, ठीक है। तो ये इधर एफ लगाया, तो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एफ लगना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल फोर्स कौन लगा सकता है? और तो कोई एजेंट है नहीं फोर्स लगाने वाला, ठीक है। नॉर्मल एम लगेगा तो वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में एक ही बचा, इस सरफेस के कॉन्टेक्ट के कारण फोर्स आना चाहिए, और वो कॉन्टेक्ट फोर्स क्या हो सकता है? फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसी कॉन्टेक्ट फोर्स को हमने क्या बोला? फ्रिक्शन फोर्स, है कि नहीं? यस सर। और ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो फ्रिक्शन फोर्स एफ फोर्स के इक्वल ही होगा, तभी मूव नहीं करना चाहिए। अगर छोटा आ गया, मान लो ये एफ से छोटा आ गया, तो नेट फोर्स तो आगे ही हो जाएगा ना, फिर एफ माइनस एफ। यस सर। यस तो ये फिर तो ये आगे मूव करना चाहिए था, ठीक है। या अगर मान लो कि तुम बोलोगे कि फ्रिक्शन अगर बड़ा भी हो सकता है इस एफ से, तो नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि तुम किसी चीज को आगे धक्का दे रहे हो वो पीछे जाए। तो फ्रिक्शन बड़ा होने का क्या मतलब हो गया कि ये ब्लॉक पीछे जाने लगा ना, नेट फोर्स तो पीछे आ यस जाएगा, सर। ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में ये फ्रिक्शन जो है वो एफ फोर्स के बराबर ही है। मान लो तुम एफ फोर्स बढ़ाए, ठीक है, तो मान लो कि फोर्स का वैल्यू तुमने और बढ़ाया, ठीक है, एफ का वैल्यू बढ़ाया, अब भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन भी बढ़ गया होगा। कि मान लो तुम इस ब्लॉक को, ठीक है, मान लो कोई ब्लॉक हैवी ब्लॉक है, ठीक है, इसको इस पे तुम पहले 5 न्यूटन फोर्स लगाए, ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स लगाए, ये मूव नहीं कर रहा, नॉट मूविंग, ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स लगाए, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो 5 न्यूटन होगा। अब तुम मान लो कि 5 न्यूटन से बढ़ा के फोर्स को 10 न्यूटन कर लिए, ठीक है, 10 न्यूटन कर लिए, अभी भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ठीक है, अभी भी ब्लॉक मान लो कि मूव नहीं कर रहा, नॉट मूविंग, ठीक है, अभी भी मूव नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या बोलोगे? अब तो फ्रिक्शन क्या हो गया? 10 न्यूटन ना, यस सर। बोलोगे ना। यस तो सर। वही जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, यानी जब तक ये मूव नहीं करेगा ना, जब तक मान लो बहुत बड़ा टैंक है या मान लो कुछ भी है, तुम उसको धक्का दे रहे हो वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तुम फोर्स बढ़ाया जा रहा है वो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स तुम बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं बढ़ रहा होता तो वो मूव करता, ठीक है। तुम धक्का देकर फोर्स बढ़ा रहे हो, तुम पूरा दम लगा रहे हो, यानी दम लगाने का मतलब क्या हुआ? फोर्स बढ़ा रहे हो तुम, ठीक है। तो फोर्स बढ़ाते जा रहे हो तब भी वो मूव नहीं कर रहा है, यानी फ्रिक्शन क्या है? वो अपने अनुसार वो एडजस्ट कर रहा है, तुम जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हो वो एडजस्ट करेगा, ठीक है। मान लो तुम 5 न्यूटन फोर्स लगाए, अभी भी मूव नहीं किया, तो उस केस में फ्रिक्शन 5 न्यूटन लगेगा। तुम 10 न्यूटन फोर्स लगाए, अभी भी वो मूव नहीं किया, तो फ्रिक्शन जो है वो 10 न्यूटन लगेगा। और ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। जब तक ये मूव नहीं करे वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, इसको हम एफ एस बोलेंगे, एफ स्टैटिक, ठीक है, एफ स्टैटिक, ठीक है, एफ स्टैटिक, ठीक है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो मान लो 15 न्यूटन कर दे तो स्टैटिक फ्रिक्शन 15 हो गया, 20 किए, 25 अभी भी मूव नहीं कर रहा, 50 पे भी मूव नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ा रहे हो ना, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है। एक फोर्स होगा कि तुम इतना तक जाओ कि वो मूव अप करने का टेंडेंसी आ जाए, अब वो मूव करना शुरू कर दे, ठीक है। उसके बाद में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी तक है कि वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तुम जितना भी फोर्स लगा रहे हो वो मूव नहीं कर रहा, तो जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ाओगे उसी तरह से वो फ्रिक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, है कि नहीं? क्लियर, गॉट इट? यस सर। सर तो अगर फ्रिक्शन ज्यादा Yes, लग sir. गया जितना हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ओके सर। क्योंकि ये जो है ना, ये जो फ्रिक्शन, अगर हम ऐसा बोले कि फ्रिक्शन, मान लो कि एक तरह से मान लो कि ये चालाक आदमी है, ये ठीक है, चालाक है ये, इन द सेंस कि अब तुम फोर्स कम कर दोगे ना तो वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तुम फोर्स कम करोगे तो वो भी कम, तुम फोर्स जीरो कर दो, तुम फोर्स हटा दिए तब फोर्स जीरो हो जाएगा, फिर बढ़ाना शुरू किए वो बढ़ते रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, ठीक है, तो वो सेल्फ एडजस्टिंग है, ठीक है, तुम्हारे फोर्स पे कोई डिपेंड कर रहा है, तुम फोर्स कितना लगा रहे हो उस पर डिपेंड। तुम अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्यों लगेगा? ठीक है। तो फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है ना कि दो बॉडी हमेशा कांटेक्ट में रहे, यानी दो बॉडी के बीच कभी भी रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, ठीक है। तो जैसे ही तुमने एफ फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ? इस ब्लॉक के पास टेंडेंसी आया कि ये आगे जाए, तो ये अर्थ तो रेस्ट में है और ये ब्लॉक आगे मूव करना चाहेगा, तो यानी क्या होगा? इस सरफेस के बीच एक रिलेटिव स्लिपिंग आना चाहे होगा, यानी ये दोनों सरफेस मूव करना चाहेगा रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। तो
फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि दो बॉडी हमेशा कांटेक्ट में रहे, ठीक है, वो दोनों के बीच कहीं रिलेटिव स्लिपिंग वगैरह ना हो, ठीक है, तो इसलिए वो अपने वैल्यू को एडजस्ट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो, ठीक है। और हो सकता है कि एक तुम मैक्सिमम लिमिट, फ्रिक्शन का अपना लिमिट होगा मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि तुम धक्का दे रहे हो तो हो सकता है ना कि तुम फोर्स मान लो कि तुम अकेले नहीं, धक्का देकर तुम अकेले नहीं उसको मूव करा, 10 लोग मिल के, यानी 10 लोग मिल यानी फोर्स बढ़ा रहे हो ना, तो 10 लोग मिल के तुम धक्का दे रहे हो तो हो सकता है कि वो मूव करना शुरू करे। यानी क्या हुआ कि फ्रिक्शन अपना वो मैक्सिमम एफर्ट देगा, ठीक है, फ्रिक्शन अपना जितना उसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वहां तक वो रोकने का कोशिश करेगा, ठीक है। अगर तुम अब फ्रिक्शन का फोर्स इतना ज्यादा कर लिए कि फ्रिक्शन के लिमिट से ज्यादा हो गया, कि फ्रिक्शन उतना से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, तो फिर वो मूव करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। जैसे ही मूव करना शुरू करेगा तो वो फिर फ्रिक्शन चेंज हो जाता है, वो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाती है वहाँ, ठीक है। ओके, यस सर। है ना? हाँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो व्हेन टू बॉडी हैव टेंडेंसी टू मूव ओवर ईच अदर बट देयर आर नो मूविंग विथ दे आर नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी बस टेंडेंसी होना चाहिए, ठीक है, मूव करने का टेंडेंसी होना चाहिए, लेकिन वो मूव ना करे, तो देन देयर रिलेटिव मोशन इज opposed by the surface, this opposite force is called static friction, ठीक है, इसको static friction बोलेंगे और इसको हम लोग FS से डिनोट करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन इज अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन, डायरेक्शन जो होगा वो टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट होगा, ठीक है। सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, इसका जो नेचर होगा वो सेल्फ एडजस्टिंग होगा, ठीक है, वो खुद से एडजस्ट करेगा, जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वो खुद को एडजस्ट करेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ, हमने बोला कि एक फोर्स के बाद वो क्या होगा, मूव करना होना शुरू होगा, ठीक है, तो जहाँ पे वो मूव करना शुरू कर देना जिस फोर्स पे, उसी उसी को बोलेंगे, उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे आगे। तो पहले हम अगर हम इसकी फोर्स की बात करें तो अगर एग्जांपल थोड़ा सा देख ले कि मान लो तुम ये 10 kg का ब्लॉक था, इस पे तुम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो ये मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन इधर लगेगा, है ना, तो 5 न्यूटन लगेगा, ठीक है। चलो, तो अगर हम ब्लॉक पे देखें तो ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन है, ठीक है, ये 10 kg का था ना, ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, और जमीन की बात करें, ठीक है, तो जमीन पे फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। तो अगर हम मान लो एक दीवार है मेरे पास, एक दीवार है, इस दीवार पे हम मान लो एक फोर्स लगा के कोई इंसान इसको, ये 10 kg का, ठीक है, इसको होल्ड किए हुए है, यानी ये नीचे नहीं आ रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा बेटा, बता सकते हो? सर सर mg का जितना। हाँ, सर ठीक है, mg जितना। mg 100 न्यूटन, है ना। तो देखो ध्यान से देखो, अगर तुम इसका एफबीडी बनाओगे 10 kg का, तो इसका तो वेट नीचे mg लग रहा है, ठीक है, जो कि 100 न्यूटन होगा, ठीक है, इसका वेट जो है 10 kg का, तो 10 इंटू 10 100 न्यूटन वेट लगेगा, ये मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, यानी इसको कोई अपोज करने वाला होगा, ठीक है, यानी वो फ्रिक्शन ही हो सकता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से एफ एस क्या हो जाएगी, 100 न्यूटन mg के इक्वल, यस सर। यस सर। जो कि 100 न्यूटन होगी, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी बात करें ये मूव नहीं कर रहे, रेस्ट पे है, तो इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है क्या, बताओ जल्दी से। सर हमें तो कंपनी। mg cos थीटा। यस नहीं, सर। नहीं, सर mg sin थीटा। mg साइन थीटा लगेगा ना यार, हाँ जी बोलो यार, अभी न्यूटन्स लॉ पढ़ के आए हो ना आप लोग? mg। जी नहीं, हाँ जी बताओ पूर्वा क्या लगेगा, आलिया? सर एक बार स्लाइड दिखाना। हाँ जी बताओ, इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, mg sin थीटा। mg साइन थीटा लगेगा यस ना, सर। क्योंकि इसका जो यस टेंडेंसी सर। नीचे लाने वाला फोर्स क्या कौन होगा, साइन थीटा ना, mg साइन थीटा ना, यस सर। यस सर। ठीक है।
तो फ्रिक्शन ही रोक सकता है ना इस ब्लॉक को, स्टैटिक Yes, फ्रिक्शन। sir. एफ स्टैटिक क्या आ जाएगा, mg sin थीटा आ जाएगा ना इस केस में। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर ये मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो ये मूव कर सकता है तो अलोंग द इंक्लाइन ही मूव कर सकता है, तो अलोंग द इंक्लाइन मूव कराने वाला, इसको नीचे लाने वाला फोर्स ये था mg sin थीटा, यही ला रहा है। और ये नीचे नहीं आ रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा ना कोई, तो वो फ्रिक्शन ही लग सकता है ना, Yes, sir. क्योंकि यहाँ तो कोई एजेंट नहीं है, कोई तो यहाँ पे इसको पकड़ के बैठा हुआ नहीं है ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये तो ध्यान रखना कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होती है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो सेल्फ एडजस्टिंग होती है। ठीक है, इसका कोई भी वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहता है कि इतना ही लगेगा। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द फोर्स, ठीक है, वो अपने आप को चेंज करते रहता है। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. अब Yes, बात sir. करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में हमने पहले ही देखा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि कहने का मतलब कि मान लो कि हम धक्का देते देते, ठीक है, मान लो कि धक्का देते देते हम, मान लो ये 10 kg का था, हम धक्का देते देते एक ऐसा फोर्स तक पहुंच जाए, मान लो कि फोर्स बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा फोर्स हो गया कि मान लो कि 500 न्यूटन। ठीक है, 500 न्यूटन जैसे ही किए हम लोग, ठीक है, तो 500 न्यूटन पे क्या हुआ, ये अबाउट टू मूव आ गया, यानी इससे थोड़ा भी फोर्स ज्यादा बढ़ेगा ना, 500.00001 भी होगा ना, तो ये मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ के बाद क्या हुआ, वो स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू 500 न्यूटन वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा भी फोर्स बढ़ा, ये मूव करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मूव करना शुरू हुआ, वहां से काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मूव करेगा फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है एफ लिमिटिंग, ये बोलते हैं इसको एफ स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एफ लिमिटिंग को बोलेंगे एफ स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू। और एफ लिमिटिंग जो होता है ना, एफ लिमिटिंग, ठीक है, या एफ स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एफ लिमिटिंग या एफ स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू, ये प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन का। और इसको हम फिर इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हटाए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाए, तो एफ स्टैटिक मैक्सिमम, ठीक है, का वैल्यू जो आ जाएगा वो म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल। म्यू स्टैटिक जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। किसी भी सरफेस के लिए हमें म्यू गिवन रहेगा। ठीक है, म्यू हमें जनरली गिवन रहता है। अगर मान लो म्यू नहीं गिवन है, अगर म्यू फाउंड करना है, ठीक है, म्यू का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें कंडीशन दिया रहेगा। जनरली म्यू का वैल्यू दिया जाता है म्यू स्टैटिक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो है वो दो सरफेस कांटेक्ट में है, उसके सरफेस पे डिपेंड करता है। मान लो दो सरफेस है कि ऐसा ऐसा दो सरफेस दोनों ज्यादा रफ है, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा रफनेस होगा ना दोनों सरफेस का, उतना ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। दो सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ होंगे, ठीक है, उसके बीच जो है उसका जो म्यूएस का वैल्यू है उतना कम होगा। ठीक है, तो म्यूएस जो है वो दो बॉडी जो कांटेक्ट में आ रहे हैं उसके सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू का जो फार्मूला होता है वो म्यू एस इंटू नॉर्मल। ठीक है, तो कहीं कहीं तुम अगर स्टैटिक फ्रिक्शन तुम्हें ऐसा लिखा मिले ना कि एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल, तो समझ जाना कि ये एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू है ना। बोलो। Okay, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो ये समझ आना कि वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, हमेशा मैक्सिमम लिख के या एफ लिमिटिंग लिख के नहीं देगा। कभी कभी तुम देखोगे सॉल्यूशन वगैरह में या बुक वगैरह में, तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल, तो ये समझना कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो वहां के बाद क्या होगा, वो बॉडी मूव करना
शुरू हो जाता है। तो यहीं पे है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है या म्यू एफ एस लिमिट एफ स्टैटिक मैक्सिमम का जो वैल्यू होता है वो, तो वो म्यू टाइम्स नॉर्मल होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल, ठीक है, म्यू एस इंटू नॉर्मल। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है नीचे देखो कि म्यू एस का वैल्यू होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको बोलेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है, तो वो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है। इस वैल्यू इज मोर मोर देन एनी अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं उसका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है कोई भी फ्रिक्शन का। क्योंकि जब काइनेटिक फ्रिक्शन भी पढ़ोगे ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम ही वैल्यू आती है स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो होता है मैग्नीट्यूड की बात करें तो एस लिमिटिंग, ठीक है, एफ लिमिटिंग का, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो एफ लिमिटिंग सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद एफ स्टैटिक होगा, ठीक है, उसके बाद एफ काइनेटिक होगा, ठीक है, समझ गया? यस सर। ठीक है। और सर तो इसका मैक्सिमम इसलिए होगा ना क्योंकि इसको मूव करवाने के लिए हम कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। हाँ हाँ, वो फ्रिक्शन, क्योंकि जो फ्रिक्शन था वो अपना पूरा मतलब कोशिश कर लिया कि बॉडी मूव ना करे, ठीक है। वो फ्रिक्शन क्या है, क्या होगा कि फ्रिक्शन पूरा कोशिश कर लिया कि वो जो बॉडी है वो मूव ना हो, लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो मूव कर होना शुरू होता है तो फ्रिक्शन, तब तो फ्रिक्शन फिर भी लग ही रहा होता है। जैसे कि मूव होना शुरू हुआ तो फ्रिक्शन लग ही रहा होता है, लेकिन वो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो तुमने ये किया होगा कि कोई भी चीज को स्टार्ट करना ज्यादा क्या कहते हैं डिफिकल्ट है, ठीक है। कोई भी चीज अगर स्टार्ट हो गई, एक बार मूव करना शुरू हो गई, तो तुम उसको थोड़ा फोर्स कमा भी लोगे, थोड़ा फोर्स तुम घटा भी दोगे तो वो मूव होते रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन ने अपना तो पूरा कोशिश किया कि बॉडी बॉडी जो है रुका रहे, वो मूव ना हो, लेकिन जब वो मूव होने लगता है तो वो भी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, ये मूव होने देते हैं। वो होने देते हैं ऐसा नहीं, वो भी अपना वैल्यू थोड़ा कम कर लेता है। ये नहीं कि होने देते हैं मतलब जीरो हो गया, ठीक है, वो भी अपना लगता है लेकिन थोड़ा वैल्यू कम कर देता है, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम ही होगा वैल्यू, ठीक है। ओके सर। ओके, तो ये तो हमेशा ध्यान रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही बोलते हैं, ठीक है, और इसका वैल्यू जो होगा म्यू एस इनटू नॉर्मल। तो अगर हम इस केस में बात करें, ठीक है, find force of friction between block and अर्थ सरफेस, ठीक है। सर 2। 2 न्यूटन, 2 सर 2। यस सर 2 न्यूटन, यस सर। यस सर 2 यस कैसे सर है, एक 2 कैसे है ये बताओ। हाँ जी बोलो। सर म्यू एन होता है ना, एफ एस। सर म्यू एन होगा तो 0.2 इंटू 10 होगा सर न्यूटन 0. नॉर्मल 10 आएगा। सर मेरा तो 20 आ रहा है, 20 सर होता 20 है ना। सॉरी 20 होगा सर 20. सॉरी 20 100 हो जाएगा, mg होगा ना. mg 100 आएगा तो 0.2 इंटू 20 100 हो जाएगा. अच्छा चलो एक मिनट, 20 बता रहे हो पीछे, तो पीछे 20 आगे 10, यानी ये पीछे चला जाएगा, सोचो। यस सर। यस सर सर 10 ही होगा मतलब कि। बोलो। अच्छा तुम आगे किसी चीज को खींचे हुए तो ये पीछे जाएगा क्या? नो सर. बोलो। नो सर। गलत गलत कर दिया ना जी। तो तो एक मिनट ये में जो दोबारा सॉल्व कर रही हूँ। एक मिनट बेटा सुनो, ये जो 20 न्यूटन आया ना, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आया स्टैटिक फ्रिक्शन का। यहाँ पे फोर्स 10 ही लग रहा है,
ठीक है। तो तुम पहले चेक करोगे, तुम्हें पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या लग रहा है। एफ एस जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू होगा म्यू इंटू नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू जो होगा एम जी के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल निकालोगे तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी आएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, ठीक है। तो एफ एस का वैल्यू म्यू 0.2, एम का वैल्यू 10 यानी 20 न्यूटन। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है 20। ये जब 10 ही लग रहा है तो ये जब 10 लगाकर ही इसको रोक सकता है, तो ये 20 क्यों लगाएगा जी? ओके Yes, सर, sir. ठीक है। गॉट इट। तो ऐसा नहीं करना है कि हमने देखो, हमने कहीं लिखा कि फ्रिक्शन, हमने क्या लिखा, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लिखा है ना, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमने कहीं लिखा कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बताओ, नो सर। ठीक है। थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन में ना, फ्रिक्शन के क्वेश्चन में ध्यान दे लेना, ठीक है। मैक्सिमम, अगर मान लो इस पे 30 न्यूटन लग रहा होता, ठीक है, ये मान लो हमने 10 लिया, ठीक है, 20 लगाते तब कितना लगता है फ्रिक्शन? अगर फोर्स को, अगर हम ये फोर्स एफ, एफ का वैल्यू अगर 10 है, ठीक है, एफ का वैल्यू 10 था तो फ्रिक्शन कितना आया? 10। ठीक है। सर 10 न्यूटन। हाँ, ठीक है। अगर, हाँ एक मिनट, एफ का वैल्यू अगर 10 था, ठीक है, मान लो एफ, एफ का वैल्यू अगर 10 था तो उस केस में फ्रिक्शन कितना आया? 10 न्यूटन, है ना। 10, अगर एफ का वैल्यू हम 15 कर दे तो? सर 15। 15 सर बॉडी न्यूटन। मूव कर जाएगी। ठीक है। नहीं सर, नहीं बॉडी अभी बेटा, मूव नहीं करेगी। उसका तो मैक्सिमम ये 20 से रोक सकता है ना, लिमिटिंग है भाई। ठीक है। यस सर। की कर दे यस सर। तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगी? सर 20 न्यूटन। सर 20 न्यूटन हो 20 जाएगी। न्यूटन, ठीक है। अब हम, अगर हम इसको 30 कर दे तो सर मूव करने लगेगा सर ब्लॉक। मूव हो जाएगी। मूव करने लगेगा, ठीक है। अब जो फ्रिक्शन लगेगी, सर वो अब वो भी जो 20 फ्रिक्शन, लगेगी। हाँ बेटा, वो लगभग 20 ही लगेगी, अप्रोक्सीमेटली वो 20। क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी जब हम अब वो मूव करने लगे, तो मूव करने लगती है ना, तो उस केस में हम काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते हैं। और एफ के का वैल्यू जो होता है ना, म्यू के इंटू एस होता है, नॉर्मल, म्यू के इंटू नॉर्मल आता है, जो हम आगे देखेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन वगैरह में ना होता क्या है कि म्यू के अलग अलग दे देता है, म्यू के और म्यू एस अलग दे देते हैं जनरली। जो यस सर। मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे ना, तो वहाँ पे म्यू के और म्यू एस का वैल्यू सेम ही होता है। अगर म्यू के म्यू एस सेम है तो एफ जो है वो 20 न्यूटन ही लगेगा, अगर म्यू के इज इक्वल टू म्यू एस है तो, है ना, ठीक सर है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ न्यू दे रखा है, ना के है ना एस है, सो हम क्या दोनों बोले? में कंसिडर यही करें सेम। हाँ हाँ, सेम कर लेना, तो उस केस में जो है फ्रिक्शन वो इतना ही लगेगा, ठीक है, 20 न्यूटन ही, ओके सर। ठीक है। सर जो आपने लास्ट बोला था वो हेलो, हाँ बेटा, जो आपने भी लास्ट न्यू के हेलो, यस हाँ सर। जी। यस सर। फाइंड, ये एक दीवार से 10 kg का ब्लॉक, ठीक है, एफ फोर्स लगा के फाइंड एफ सच दैट ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। फाइंड एफ सच दैट ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। फ्रिक्शन को एफ का वैल्यू बताना है जिससे कि वो रेस्ट पे रहे। तो सर जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो लेस देन हमारी mg के इक्वल आएगा ना? क्या यस चीज सर। बेटा? फ्रिक्शन में mg के इक्वल आएगा ना। यस सर। ठीक है, तो फ्रिक्शन को तुम क्या लिखोगे? म्यू इंटू एन यस सर। लिखोगे ना, कि Yes, sir. यहाँ पे यस सर। तुम एफबीडी बनाओ, तुम एफबीडी बनाओ, ठीक है, एफबीडी बनाओगे तो 10 kg का है, तो इसका वेट mg लगेगा नीचे, ठीक है। इधर फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, सॉरी, एफ फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और इधर नॉर्मल mg के लगेगा, है इक्वल। ना, ठीक है, नॉर्मल लगेगा। नहीं बेटा, ध्यान दो, तो इसको अगर कोई रोक रहा है तो वो कौन रोकेगा? फ्रिक्शन ही ना, यस सर।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ स्टैटिक इज इक्वल टू एम जी, Yes, sir. Yes, yes sir. sir, और एफ स्टैटिक की अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इनटू नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी। Yes, sir. यस और सर, यहाँ पे नॉर्मल कौन प्रोवाइड कर रहा है, Force. 4 एफ सर, ना, तो नॉर्मल की जगह एफ लिख सकते हैं। यस सर, Yes, sir. yes sir, तो एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम जी बाई म्यू। Yes, sir. so 20 500, by 2, 0.2। ठीक है, 500, Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अब थोड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसकी, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि व्हेन टू कॉन्टैक्ट सरफेस स्लाइड ऑन ईच अदर, फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन देम इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। कि देखो जैसे कि हमने स्टैटिक फ्रिक्शन देखा, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन देखा। लिमिटिंग फ्रिक्शन में बॉडी जो होती है वो अबाउट टू स्लाइड होती है, यानी स्लाइड होने वाली रहती है। और जैसे बॉडी स्लाइड होना शुरू हो गई, कि मान लो कि ये बॉडी, ठीक है, ये बॉडी जो है इस पे स्लाइड होना शुरू हो गई, ठीक है। स्लाइड होने का मतलब कोई कांस्टेंट वेलोसिटी या कोई एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू हो गई, ठीक है, यानी ये मूव कर रही है, मान लो कि मूविंग, ठीक है, ये मूव कर रही है। तो इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन, वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग एफ के से डिनोट करेंगे, ठीक है, एफ के से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो होगा म्यू के इंटू नॉर्मल, ठीक है। तो म्यू के इंटू नॉर्मल, म्यू के को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको म्यू के गिवन नहीं है, ठीक है, और बॉडी अगर मूव कर रहा है, सिर्फ वो कभी कभी देगा कि म्यू के म्यू एस देगा ही नहीं, सिर्फ म्यू दे देगा कि म्यू का वैल्यू है, ठीक है। तो उस केस में तुम म्यू के और म्यू एस को सेम ही लेना, ठीक है, इफ इन एनी क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, म्यू के इज नॉट गिवन, ठीक है, इसको नोट में लिख लेना, ठीक है, नॉट गिवन, देन वी टेक म्यू एस एज म्यू के, ठीक है। उस केस में जो म्यू के होगा वो म्यू एस के बराबर ही होगा, और कभी कभी क्वेश्चन में म्यू ही दे देगा, तो उस केस में क्या होगा, म्यू के म्यू एस दोनों को हमें म्यू ही लेना पड़ेगा, है ना। यस सर, तो बेसिकली क्या होता है, जनरली जो होता है, जनरली क्या होता है कि म्यू के का वैल्यू जो होता है वो म्यू एस से छोटा होता है, ठीक है। तो देखो कि म्यू के अगर बड़ा है, ठीक है, तो छोटा है, तो अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो वो म्यू के इंटू नॉर्मल होगी। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम की बात करें, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम या लिमिटिंग की बात करें तो म्यू एस इंटू नॉर्मल। तो जनरली क्या होता है कि एफ स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा बड़ा होगा एफ के से, ठीक है, Okay. क्लियर है। Yes, sir. तो है ना, तो यही है। तो यहाँ पे देखो इट ऑलवेज अपोज, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन की हम कुछ चर्चा करें, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में अगर, ठीक है, ठीक है, तो इट ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन ऑफ द सरफेस ओवर ओवर अदर, इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मोशन सच ए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। हो सकता है कि यूनिफॉर्म भी हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, ऐसे मतलब कहने का मतलब कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी जा सकता है, एक्सेलरेशन से भी जा सकता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी एक्सेलरेशन है तो हम नॉन यूनिफॉर्म बोले। तो हर एक केस में जो है फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो हमेशा सेम ही होगा, ये नहीं कि वो एक्सेलरेशन है तो ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो कम होगा, एक्सेलरेटेड है तो ज़्यादा होगा, रिटार्डेड है तो कम होगा, ऐसा नहीं। हर एक केस में जो है म्यू के इंटू नॉर्मल, या अगर वैल्यू नहीं दिया हो तो म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है। इस इट हैज कांस्टेंट वैल्यू, इसका वैल्यू जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका वैल्यू जो होगा वो स्लाइटली कम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कम होगा, ठीक है। इट डिपेंड ऑन नॉर्मल, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब देखो थोड़ा सा ग्राफ हम बनाए, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
तो देखो होता क्या है कि जैसे तुम ये मान लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, ठीक है, हैवी ब्लॉक है मान लो, ठीक है, एक हैवी ब्लॉक है, ठीक है, तुम यहाँ पे कोई अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स तुम लगा रहे हो एफ, ठीक है, उसके अपोजिशन में एक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, मान लो ये फ्रिक्शन, ठीक है, ये फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ाओगे, मान लो तो ये तुम ये हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी बॉडी है, ठीक है, कैपिटल एम मास है इसका, हैवी बॉडी है, ठीक है, जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू, फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक है, मान लो कि यहाँ तक फोर्स बढ़ा है, ठीक है, पहले जीरो फोर्स था तो फ्रिक्शन जीरो, ठीक है, जैसे ही फोर्स बढ़ा है, ये ऊपर फ्रिक्शन है, नीचे अप्लाइड फोर्स, ठीक है, मान लो कि अप्लाइड फोर्स बढ़ा के तुम यहाँ कर दिए तो फ्रिक्शन भी बढ़ गया, अप्लाइड फोर्स और बढ़ा दिए तो फ्रिक्शन ये हो गया, अप्लाइड फोर्स और बढ़ा दिए तो ये फ्रिक्शन, ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी कि ब्लॉक अभी मूव नहीं कर रहा है आपका, ठीक है, फोर्स यहाँ बढ़ा दिए तो फ्रिक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, फोर्स बढ़ाते बढ़ाते तुम यहाँ चले गए तो फ्रिक्शन ये आ जाएगा, मान लो कि अब यहाँ से क्या है कि ये अबाउट टू मूव होने वाला है, ठीक है, यहाँ से क्या है, ये अबाउट टू मूव होने वाला है, ठीक है, इस फोर्स के बाद ये जस्ट मूव करने ही वाला है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा एफ लिमिटिंग, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगा, लेकिन जस्ट अबाउट टू मूव होने वाला जहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ जो हो जाएगी ये एफ लिमिटिंग आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा भी तुम फोर्स बढ़ाओगे, देखो थोड़ा भी फोर्स बढ़ाओगे तो ये क्या हो गया, अब ये थोड़ा सा वैल्यू कम हो गया है, ठीक है, अब यहाँ से ये मूव करना शुरू हो गया, जैसे ही मूव करना शुरू होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू होगा और इसका वैल्यू म्यू के इनटू नॉर्मल, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू से वो हो जाएगा, यानी जैसे ये मूव करना शुरू होगा ना, ये मूव करना शुरू करेगा मान लो कोई वैल्यू से किसी, अब लगा म्यू के इनटू नॉर्मल, जो कि कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट हो गया, और इसका जो वैल्यू है तुम ग्राफ से देख रहे होगे कि ग्राफ में वो थोड़ा सा जो वैल्यू, लिमिटिंग का वैल्यू यहाँ तक आया था, ठीक है, यहाँ तक बॉडी मूव नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मूव करना शुरू हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो गया है कि नहीं, तो डिक्रीज होकर नीचे आ गया ना, सेकंड शार्प आ गया ना यहाँ पे, यस दिख सर। रहा है। तो यहाँ तक तुम ये ऐसा अगर हम ग्राफ में थोड़ा सा शो करने का कोशिश करें, ठीक है, ग्राफ में अगर हम शो करने का यहाँ पे कोशिश करें तो ध्यान से देखना, तो ये जो पॉइंट था ये था एफ लिमिटिंग का, और ये जो यहाँ से जो है ये एफ काइनेटिक है ना, ठीक है, तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा मिनिमम हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया है ना, ठीक है, तो ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, हाँ जी बताओ, Yes, sir. सभी को क्लियर है, Yes, sir. आलिया, आफ्ताब, पूर्वा, लव, अरीसा, यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। ठीक है, थम्स अप करो सभी लोग, चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन दिख रहा है, जी का वैल्यू 9.8 है, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है तो जी का वैल्यू 9.8 ही लेके सॉल्व करना, ठीक है। ओके सर।
सर ब्लॉक हमारा रेस्ट पे है तो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की तो कोई नीड नहीं है ना। बिकॉज देखो ब्लॉक तो 3 सिचुएशन दिया हुआ है ना, किस किस सिचुएशन में रेस्ट पे है वो तुम्हें देखना पड़ेगा ना। तो ओके सर। सबसे पहले तो तुम्हें लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा ना, कि कितने फोर्स तक ये रुका रहेगा, है कि नहीं। Yes, sir. तो तुम यहाँ पे देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं करता हूँ तो, कि तुम तो सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालोगे, ठीक है। देखो फर्स्ट केस में जो फोर्स बोला है 1 न्यूटन का, फिर 1.96 लगा, फिर 2.5 लगा, तो एफ लिमिटिंग निकालोगे या एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो वो हो जाएगा म्यू इंटू एन, ठीक है। म्यू एस इंटू एन स्टैटिक फ्रिक्शन का दे दिया हमें, और काइनेटिक का भी दिया हुआ है देखो 0.15, Yes, sir. तो ये हो जाएगा 0.2। नॉर्मल का वैल्यू जो होगा mg के इक्वल होगा, है ना। ये नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल यस इक्वल टू mg, ठीक है। तो 0.2 इंटू मास 1 इंटू 9.8, तो ये कितना आ जाएगा, सर 1.96। 1.96, ठीक है। 1.96 न्यूटन। ठीक है सर फर्स्ट केस 1.9। में भी रेस्ट पे रहेगा, सेकंड केस में भी रेस्ट पे रहेगा, हाँ, थर्ड केस ठीक है, में वो हमारा शुरू हो जाएगा। मूव कर देगा वो। ठीक है। हाँ, तो देखो फर्स्ट केस में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, केस 1, ठीक है, जो फोर्स लगा वो 1 न्यूटन का लगा। तो फोर्स जो है वो छोटा है काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है। एफ एस मैक्सिमम से क्या है, वो छोटा है, ठीक है ना। तो जो फ्रिक्शन लगेगा उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और इसका वैल्यू जो होगा वो 1 न्यूटन ही होगा, है ना। बोलो। यस सर। यस ठीक है। सर। दूसरे केस में भी क्या बनेगा, बी में भी क्या होगा फ्रिक्शन, सर वो 1.96। 96. 1.96। तीसरे केस में, तीसरे केस में सर क्या है। तीसरे केस में हम काइनेटिक फ्रिक्शन ले लेंगे। 1.47 न्यूटन। हाँ बेटा मैं देख लेता हूँ। तीसरे केस में क्या हो गया, जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया वो बड़ा हो गया एफ एक्स मैक्सिमम से, ठीक है। तो इस केस में जो है वो बॉडी मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बॉडी स्टार्ट मूविंग, ठीक है। यस तो सर, इस और केस इसकी में जो, फ्रिक्शन 1.47 है। वो लगेगा 1.47 न्यूटन। म्यू के इंटू नॉर्मल, यानी म्यू के इंटू एम जी। म्यू के का वैल्यू 0.15, ठीक है। यहाँ पे गिवन है तो हमने, अगर नहीं दिया रहता तो फिर वो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो 0.15, ठीक है, इंटू मास का वैल्यू 1 इंटू जी 9.8, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या बताओ। 1.470. 1.47, ठीक है, 1.47। 1.47 न्यूटन। न्यूटन। अब इस केस में तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। Yes, sir. यस सर। यस देखो सर, बॉडी F इज पे इक्वल जो है टू एम ए। 2.5 इधर लग रहा है और इधर लग रहा है 1.47, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2.5 माइनस 1.47 बाई मास 1, 1। यस सर। ठीक है। तो ये यस एक्सेलरेशन आ जाएगा, है कि नहीं। यस यस सर। सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। 1.03. ये क्या आ जाएगा, 1.03 ना। Yes, sir. 1.03. चलो कोई नहीं। क्वेश्चन दिख रहा है ना, Yes, sir. चलो सॉल्व करो।
सर 33.3 न्यूटन। 33.3 न्यूटन। देख लेता हूँ क्या। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक बॉडी है, ठीक है, मास इसका गिवन है 5 kg, इस पे एक फोर्स लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है वो 1/√3, ठीक है। जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स जो है वो कुछ इस तरह से लग रहा है, एफ फोर्स, जो कि हॉरिजॉन्टल से ये 38 डिग्री पे बन रहा है ना, बोलो, ठीक है। तो हमसे पूछा फाइंड व्हाट पुलिंग फोर्स शुड एक्ट ऑन अ बॉडी एट एंगल थीटा सो दैट बॉडी जस्ट बिगेन टू मूव, यानी जस्ट बिगेन टू मूवमेंट के केस में जो लगेगा फोर्स कौन लगेगा, लिमिटिंग फोर्स ना, यस सर। ठीक है। और उस लिमिटिंग फ्रिक्शन को तुम क्या लिख सकते हो, म्यू इनटू नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम नॉर्मल बताओ, तो नॉर्मल इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा और इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. तो और नीचे एम जी और ऊपर नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होगा बता सकते हो। एम जी। नहीं बेटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यही होगा ना। एम जी माइनस एफ साइन थीटा। हाँ, ठीक है, क्लियर है। यस यस। सर। यस ठीक है। सर। तो देखो, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इधर जो फ्रिक्शन लगेगा ना, ये फ्रिक्शन, ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो हम बोल सकते हैं कि एफ कॉस थीटा जो होना चाहिए वो इक्वल टू एफ एल होना चाहिए, यानी अगर ये बराबर हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, यानी इससे थोड़ा भी फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, ये फिर मूव करना शुरू हो जाएगा ना, Yes, sir. Yes. ठीक है। तो यहाँ से एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एल को क्या लिख सकते हो, म्यू इनटू नॉर्मल, म्यू इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल आ गया एम जी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो कि एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। तो हमें एफ निकालना है ना, तो इसको इधर ले आओ, तो एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा प्लस सर म्यू एफ 25 आएगा। एक मिनट, तो एफ कॉमन ले लो, तो यहाँ से एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आएगा ना, यस सर। ठीक है। सबका वैल्यू दिया हुआ है, देखो मास दिया हुआ है 5 kg, म्यू का वैल्यू 1/√3, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, और जी के बारे में कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो जी इसमें 10 ही ले लेना, ठीक है। वैल्यू पुट करो इस सभी का, एफ आ जाएगा, समझ आया, Yes, sir. यस सर। यस ठीक सर। है, वेरी गुड, क्लियर है ना। ये देखो जो भी क्वेश्चन अभी हो रहा है ना, तो एक बार खुद से भी ट्राई करना है, ठीक है, बिना सॉल्यूशन देखे, क्लियर है, करोगे ना, यस सर। ठीक है। ये देखो ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया है, A body of mass 0.1 kg is pressed against a wall with horizontal force 5 न्यूटन, ठीक है। इसमें फोर्स गिवन है 5 न्यूटन, ठीक है, 0.1 kg का था, 5 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के हम इसको प्रेस किए हुए हैं। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा।
अजी 2.5 2.5 पहले चेक करो। नॉर्मल तो लगेगा 5 न्यूटन, ये क्लियर है। यस सर तो एफ एस Yes, sir. मैक्सिमम का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल। यस सर तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 5 यानी 2.5 न्यूटन, है कि नहीं। अब देखो इस ब्लॉक का एफबीटी बना के चेक करो क्या। ये तो मैक्सिमम वैल्यू आया है, ये 0.1, इस पे लगेगा 0.1 इंटू 10 यानी 1 न्यूटन। तो ये 1 न्यूटन से ही नीचे आना चाह रहा है ना, तो फ्रिक्शन 2.5 क्यों लगाएगा इस पे ऊपर। Yes. तो फ्रिक्शन का तो वैल्यू 1 ही होना चाहिए ना। ओके Okay, Yes, sir. sir. ठीक है, तो खुद से ऐसे ही नहीं बना देना है, ठीक है, खुद से नहीं कर लेना है, ठीक है। मतलब कि डायरेक्ट फार्मूला लगाए और सॉल्व करके म्यू एन इंटू नॉर्मल कर दिया, ठीक है। म्यू इंटू नॉर्मल करके सॉल्व करके आप आंसर ले आए, वो गलती नहीं करना स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में, ठीक है। जब बॉडी रुका हुआ है ना, तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि जो बॉडी, जो चीज, जो फोर्स उसको मोशन में लाना चाह रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है या कम है, ठीक है। अगर कम होगा, ठीक है, अगर कम होगा तो वो क्यों लगाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना फोर्स। यानी कि देखो ये 0.1 kg का है, यानी इस पे जो इसका वेट, यही इसका वेट ही इसको नीचे लाना चाह रहा है ना, Yes, sir. ठीक है। तो वेट तो खुद 1 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर क्यों लगेगा 2.5 न्यूटन। अगर फ्रिक्शन 2.5 न्यूटन ऊपर लगने लगा तो ये तो ऊपर जाने लगेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, जाएगा ही नहीं। बोलो, ठीक है। तो ये चेक कर लेना आप अच्छे से ये सब चीजें, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना। इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि बेसिकली ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। एक मास 20 kg का, ठीक है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन हमने किया था विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। और ये मास 3 kg का लग रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ही टेंशन, मान लो ये टेंशन इसको मूव कराएगा, टेंशन ऊपर ही इधर, इसका mg3g, ठीक है। इस पे टेंशन इधर, तो इस पे टेंशन जैसे ही लगेगा, ये टेंशन इसको मूव कराने का कोशिश करेगा, तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगने लगेगा। तो मान लो इसका एक्सेलरेशन ए होगा, तो इसका भी एक्सेलरेशन ए। अब देखो मैं न्यूटन्स लॉ कैसे लिख रहा हूँ। इस पे लिखोगे, इसका एबीटी बनाओगे 20 kg का, तो टेंशन, फ्रिक्शन और ये ए। तो इसका लिखोगे तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 20 इंटू ए। इसका लिखोगे, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो 3g माइनस टेंशन इज इक्वल टू 3 इंटू ए। क्लियर है। Yes, sir. तो देखो फ्रिक्शन आने से क्या हुआ, एक फोर्स बदला ना, एक फोर्स आया ना। अगर यही मान लो कि फ्रिक्शन नहीं रहता, ये स्मूथ सरफेस रहता, तो स्मूथ सरफेस के केस में फ्रिक्शन नहीं लगता, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा रहा है कि स्मूथ सरफेस पे, तो स्मूथ का यही मतलब होता है कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे स्मूथ नहीं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो हमने क्या किया, एक फोर्स इस पे बढ़ा, और कुछ तो चेंज नहीं हुआ ना इसका एबीटी बनाने में, है कि नहीं। बोलो, जब हम Yes, sir. इक्वेशन लिखे, अगर यही, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता, अगर मान लो स्मूथ रहता, तो ये फोर्स नहीं आता, तो इसका इक्वेशन आता है टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पे ये फोर्स नहीं लगता, है कि नहीं। टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। बोलो, यस ठीक है। तो फ्रिक्शन कोई नया चीज नहीं है, वो एक तरह का फोर्स ही है। तो फिर तुम जो भी इक्वेशन वगैरह है लगा सकते हो, ठीक है। जो भी इक्वेशन वगैरह है तुम अप्लाई यहाँ भी कर सकते हो। तो इसको खुद से मैं इसको इरेज कर दूं, सॉल्व करोगे खुद से, Yes, sir. ठीक है। चलो इसको खुद से कर लेना, फिर अगला टॉपिक जो है ना हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। आज ज्यादा हो जाएगा आप लोगों को, ये Yes, होमवर्क sir. कर लेना, ठीक है। होमवर्क कर लो और डीपीपी कर लो, ठीक है। डीपीपी का ना 1-2 एक्सरसाइज हो जाएंगे, ठीक है। 1-2 एक्सरसाइज आप कर लोगे, ठीक है।
समझ गए? तो पहले तो अभी Yes. आप लोग को आज तो नहीं करना, कल टेस्ट देने के बाद करना, ठीक है? तो आज क्या करना है आप लोग को, पहले तो न्यूटन्स लॉ का पीवाईक्यू करना है, ठीक है? टेस्ट से पहले न्यूटन्स लॉ का पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक है? और कल टेस्ट देने के बाद, क्योंकि मंडे को क्लास है, ठीक है, तो कल टेस्ट देने के बाद रात में तो क्लास होगी नहीं, तो वहाँ पे भी आप डीपीपी सॉल्व कर सकते हो फ्रिक्शन का, ठीक है? 1-2 डीपीपी हो जाएंगे, ठीक है? ओके, ओके सर। यस चलो सर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नो नो, चलो ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम, ठीक है? अच्छे से एग्जाम दो और 140 के प्लस ही लाओ यार, ठीक है? सर एक बार टेंशन ऑन हैवी स्ट्रिंग्स एक बार बता दो एक बार। क्या बोला बेटा? टेंशन इन हैवी स्ट्रिंग एंड हैवी रॉड। बेटा हमने वो बोला था ना कि टेंशन इन हैवी स्ट्रिंग या रॉड निकालने के लिए, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? जी, लोग चले गए क्या सभी? चलो मैं बता देता हूँ कि मान लो एक रॉड है मेरे पास, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ। कि मान लो एक रॉड ले लेते हैं, या रोप कुछ भी हो सकता है, मान लो, ठीक है? एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है? इस रॉड का मान लो कि मास m है, ठीक है, और लेंथ l है, ठीक है? तो अगर हमें इस रॉड पे मान लो F फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, F फोर्स इधर लग रहा है, तो इस F फोर्स के कारण क्या होगा, ये रॉड एक्सेलरेट करेगा इधर, ठीक है? और ये मान लो कि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, तो स्मूथ सरफेस जैसे ही आएगा तो फ्रिक्शन वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये रॉड का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो फोर्स बाय मास, ठीक है, नेट फोर्स जो F लग रहा है बाय मास, ये एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो अगर हमसे ऐसा पूछे कि मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे, ठीक है, हमें यहाँ पे हमें इस पे टेंशन निकालना है, ठीक है, इस पे x डिस्टेंस पे टेंशन निकालना है, तो देखो कि जहाँ पे भी टेंशन पूछे ना, वहां से क्या करना है, आप रॉड को कट कर देना, ठीक है? यहाँ से रॉड को तुम कट कर देना, तो इस रॉड को कट करोगे तो 2 रॉड बन जाएंगे अपने पास, एक तो x लेंथ का और एक बनेगा वो l-x, ठीक है? टोटल लेंथ l था, तो ये x हमने कट किया, तो ये l-x। अब तुम ध्यान देखना कि ये जो रॉड है, ये रॉड, इस रॉड को टेंशन आगे ले जा रहा होगा, इस पे तो अपना फोर्स F लग रहा है, तो इस पे इस जो पीछे वाले रॉड जो हमने कट किया, क्योंकि जब मूव कर रहा है तो ये भी a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और ये भी a एक्सेलरेशन से, और a जो है वो F/m ही है दोनों का, ठीक है? तो ध्यान से देखो, तो हम अगर सोचे कि इसको कौन ले जा रहा है, तो इसको जो है वो इस बीच के पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा होगा वही ले जा रहा होगा, ठीक है? तो ये इस पे टेंशन लगेगा तो इस पे इधर टेंशन लगेगा, ठीक है? इस पे इधर टेंशन तो इस पे इधर टेंशन। तो अब तुम्हें बेसिकली क्या करना है कि अगर मान लो कि इसका मास और इसका मास हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम कट किए तो मास तो अब चेंज हुआ, ठीक है? तो एक्स लेंथ का कुछ और मास होगा, l-x का कुछ और मास, ठीक है? तो अगर हम मान लो इसका मास m1 ले लेते हैं, इसका मास m2 ले लेते हैं, ठीक है? तो इस पे तुम इक्वेशन लिखोगे तो इस पे सिर्फ टेंशन है, तो टेंशन ही उसको आगे ले जाए, तो टेंशन इक्वल टू m1 इंटू ए, इस पे लिखोगे तो F माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2 इंटू ए। तो तुम्हें बेसिकली m1 m2 पता चल गया, तो यहाँ से तुम टेंशन लिख सकते हो F, ये इधर आ जाएगा तो F माइनस m2 इंटू ए, ठीक है? तो बेसिकली तुम्हें m1 m2 तुम पता कर लोगे तो टेंशन निकाल लोगे, तो तुम ऐसा नहीं करना कि दोनों के लिए इक्वेशन लिखना, क्योंकि दोनों कहीं एक से भी टेंशन वही आएगा, यहाँ से भी टेंशन निकालोगे, यहाँ से भी टेंशन निकालोगे, तो वैल्यू सेम ही आएगा, क्योंकि सेम ही एक्शन जी एक्शन है ये, ठीक है? तो कोई एक से निकाल लो तुम, ठीक है? मान लो मैं यहीं से निकाल रहा हूँ m2 वाले से ही, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, m2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो m2 का जो लेंथ है वो x है, तो ध्यान दो कि l लेंथ का जो मास था m था, तो 1 यूनिट लेंथ का इसका मास हो जाएगा m/l, x यूनिट का मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा m/l इंटू एक्स, यानी x ये था ना m2 था ना, तो m2 जो हो जाएगा m/l इंटू एक्स, तो यहाँ से टेंशन जो आ जाएगा F माइनस m/l, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन F/m, ठीक है? तो यहाँ से देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से तुम सॉल्व करोगे ना तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? और बचेगा F माइनस F(x/l), ठीक है? F माइनस F(x/l), ठीक है? तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर अरेंज करके लिखा हो तो F
ठीक है, F/L इंटू L-X, ठीक है। तुम यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो वही आएगी, क्लियर है? यस सर, ठीक है, थैंक यू तुम सर। यहाँ से भी, ओके ओके, चलो ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय। अजी आफ्ताब, कुछ बोलना है क्या? नो सर। ठीक।